नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में बेरोजगार युवा एक बड़ा विषय है हर राजनीतिक पार्टी के लिए। युवा, बेरोजगारी, प्रवासी और जातिगत समीकरण इस चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर रहे हैं। एनडीए में शामिल जेडीयू और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस अपने चुनावी अभियान को मजबूत करने में जुटी हुई है। बिहार के युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया, जबकि एनडीए सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रवासी बिहारी भी इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका में है और महत्वपूर्ण मुद्दा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही प्रवासी बिहारी को अपने पाले में करने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। जातिगत समीकरण भी इस चुनाव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एनडीए ने बिहार के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की और जेडीयू और बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं और प्रवासी बिहारियों के लिए कई वायदे भी कर चुकी है। महागठबंधन ने युवाओं को नौकरी देने और प्रवासी बिहारियों के हितों की रक्षा करने का वादा किया है। आरजेडी कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान में युवाओं और प्रवासी बिहारियों को आकर्षित करने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई समीकरण काम कर सकते हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखना होगा कि बिहार के मतदाता किसके पक्ष में अपना मत देते हैं। तो बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं की बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, प्रवासी एक बड़ा मुद्दा है और कौन देगा युवाओं को नौकरी, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम वायदों और दावों के बीच हकीकत क्या है, इससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि वादों और दावों की बहार, कहीं वादों की बहार है तो कहीं दावे खजार हैं। इन वादों और दावों की सरगर्मियों के बीच हकीकत क्या है, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर एनडीए की तरफ से भी तमाम दावे और वायदे किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि युवाओं का रहनुमा कौन है, इस पर सभी की निगाहें हैं। युवा किसको चाहते हैं, किसको वोट करते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि युवाओं को जो बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है और ऐसे में बिहार के संदर्भ में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जातिगत समीकरण इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू की। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रमोद सिन्हा जी आपके साथ ही करते हैं। प्रमोद जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में युवा, बेरोजगारी, प्रवासी और जातिगत समीकरण को लेकर तमाम वायदे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वाकई वो धरातल पर सटीक उतरेंगे? देखिए नेहा जी, आपने आज जो विषय चुना है बहुत ही बिहार के संदर्भ में, बिहार के परिवेश में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आप देखिए कि बिहार में 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है और 17 वर्षों से जो है एनडीए की सरकार है। बावजूद आज बिहार की स्थिति अगर आप देख लीजिए, लाइन के कोई अगर मामला देख लीजिए, तो 3 करोड़ से अधिक लोग जो है दूसरे राज्यों में जाते हैं अपने जीवन गुजर बसर करने के लिए। ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात है, आप देखिए कि जो 83% युवा ग्रामीण क्षेत्रों में है वो बेरोजगार हैं और 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। आप देखिए बिहार में इतने लंबे सालों से इनकी सरकार है, उसके बावजूद आप देखिए ना, गरीबी उन्मूलन में, शिक्षा में और स्वास्थ्य में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। प्रति व्यक्ति आय को देख लीजिए, प्रति व्यक्ति निवेश देख लीजिए, साक्षरता दर देख लीजिए, किसानों की प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, सारे में बिहार जो है पिछले पंक्ति पे खड़ा है। तो ऐसी स्थिति जब बनी हुई है 20 वर्षों से, और उसके बावजूद जो है, आप एक नेशनल पब्लिक हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आप देख लीजिए, जिसमें 65% महिलाएं जो है
वो बिहार की जो एनेमिक है, उनमें खून की कमी है और बच्चे जो हो रहे हैं उनमें बौनापन के वो शिकार। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि एक लंबे समय से सरकार में के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, बावजूद आज बिहार की जो है दुर्दशा है वो बदस्तूर जो है भयावह रूप लिए हुए। और आपने देखा कि बिहार में जातीय सर्वे हुआ था, जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 34% आबादी यानी कि 94 लाख परिवार जो बिहार के थे उनकी मासिक आमदनी जो है 6,000 रुपया से कम। और उसके अतिरिक्त जब आप जाएंगे तो 30% जो आबादी है उसकी मासिक आमदनी 10,000 रुपया से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की 2/3 आबादी की मासिक आमदनी 10,000 रुपया से कम है। तो ये समझने की बात है कि वो किस प्रकार से अपना जीवन जो है जीवन यापन करने पर विवश है। न राज्य में इतने लंबे अरसे से मुख्यमंत्री जी न तो उद्योग धंधा लगवा पाए, न युवा जो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं चाहे शिक्षा ग्रहण करने को लेकर के चाहे रोजगार को लेकर के, उनको बिहार में उस तरह का माहौल उन्होंने देने का काम नहीं किया, ना ही बिहार में उद्योग धंधे लगवाए। आप देखिए डबल इंजन की सरकार है और मनरेगा का भी पैसा केंद्र सरकार नहीं दे पा रही। उसके अलावा देखिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं वो घोषणा कर देते हैं, वो कहते हैं कि मुजफ्फरपुर के पताही में एयरपोर्ट बनेगा, जितनी भी चीनी मिली हैं अगले बार जब हम आएंगे तो उत्पादित चीनी से हम चाय बना करके पिएंगे। लेकिन सारी बातें जो है जहां का तहां धरा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण वजह है। और अब जो बिहार में जो चुनाव है, अब देखिए 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था। तो ये रिक्त पद को देखते हुए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मात्र 12,000 वोट के अंतर से हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। 2022 अगस्त 2022 तक ठीक है सरकार थी, लेकिन ये प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर पाए। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। प्रतिभा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतिभा जी देखिए, सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि मौजूदा सरकार रोजगार देने में नाकाम साबित हो रही है, मौजूदा सरकार पलायन को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, युवाओं की बेहतरी कुछ नहीं कर पा रही है, इस बात में भी नाकाम साबित हो रही है। मैम, इतने वक्त से अगर आपकी सरकार है और अभी भी बेरोजगारी अपने चरम पर है, पलायन का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, युवा जो हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, जिस बात का जिक्र अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो कर रहे थे प्रमोद जी, तो फिर इतने वक्त से सरकार और एक स्थिर सरकार देने का बिहार वासियों को क्या फायदा हुआ? बिहार वासियों को जो स्थिर सरकार देने का फायदा मिलना चाहिए था वो निश्चित रूप से मिल रहा है। ये विपक्ष है और विपक्ष की भूमिका में हमेशा सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो मुझे इनकी बात नहीं सुननी, मुझे करना क्या है कि कहाँ कौन सा काम अधूरा रह गया है जिसे पूरा करना है, जो बिहार की जनता के लिए जरूरी है, उन कामों को करने में हमारी सरकार लगी। कौन सा काम पूरा हुआ मुझे बताइए ना, कितने रोजगार दे पाए आप? हमने इतने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चय किया कि बेरोजगारों को रोजगार देना है, रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। शायद इन्हें नहीं पता कि हर जगह कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को कौशल करके उन्हें प्रशिक्षित करके उन्हें निपुण किया जा रहा है ताकि वो रोजगार कर सके। सरकार उसके लिए अवसर मुहैया करवा रही है, सरकार उसके लिए उनको सहायता राशि दे रही है। और ये बात करते हैं भाई, हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया। जिनके घर में जिन बच्चों को नौकरी मिल रही है, जा करके ये उनसे पूछे, वो सर्वे कर लेना घर घर जा करके कि बिहार के लोगों को क्या उम्मीद थी बिहार की वर्तमान सरकार से, क्या उस उम्मीदों पर सरकार खरा नहीं उतरी है? निश्चित रूप से हर लोग यही कहेंगे कि बिहार की सरकार से हमने जितनी उम्मीदें की थी उससे ज्यादा बिहार की सरकार ने हमें कर दिखाया है। तो वे बात करते हैं विपक्ष में, तो जवाब दीजिए प्रमोद जी, प्रमोद जी जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ। ये कौन से आंकड़े लेकर बैठे रहते हैं प्रमोद जी, मुझे नहीं पता, लेकिन हर घर, आज मैं कहती हूँ शायद ही कोई वैसा घर बचा हो जिस घर के बेटे या बेटी शिक्षक शिक्षिका नहीं बन गए हैं। आज महिला पुलिस की वर्दी में देखी जाती हैं, हमारी घर की बेटियां हमारा शान बढ़ा रही हैं, और ये बात करते हैं कुछ नहीं हुआ। ये पलायन की बात करते हैं,
कल मैं घूम रही थी, कुछ लोगों से हमारी बात हुई। मैंने पूछा आप कहाँ से हो, किस डिपार्टमेंट पे काम करते हो, वो कहाँ से? किसी ने कहा मैं यूपी से हूँ, किसी ने कहा मैं एमपी से हूँ। अरे बिहार वो राज्य बना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिस बिहार ने दूसरे राज्य वालों को नौकरी देना शुरू कर दिया है, और ये पलायन की बात करते हैं। मैं कहती हूँ इन्हें शिक्षा से जवाब दीजिए प्रमोद जी, जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ प्रतिभा जी। देखिए नेहा जी, अभी जो जातीय जो सर्वे बिहार में कराया गया, उसके आंकड़ों को मैंने प्रदर्शित करने का काम किया कि 2/3 से अधिक आबादी मात्र 10,000 रुपया से कम मासिक आय पर जीवन गुजर बसर कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। 20 वर्षों से इनकी सरकार है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि नौकरी दिए। मैंने उस पर भी चर्चा किया था कि 2022 तक 2020 में 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था, और ये जो भी बहालियां कर रहे थे या तो नियोजन के आधार पर करते थे या संविदा के आधार पर। लेकिन हमारे नेता ने कमिटमेंट किया था कि हम सरकारी नौकरी दें। 2022 तक इनकी सरकार थी, एक भी नौकरी इन लोगों को दिया। लेकिन हमारे नेता जब आते हैं तो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करते हैं, जिनको अभी प्रतिभा जी गिना रही थी कि हमारी सरकार ने देने का काम किया है। हमने जो कहा था 2020 में कि हम आईटी पॉलिसी लाएंगे, टूरिज्म पॉलिसी लाएंगे, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाएंगे, उसको उस 17 माह में लाने का काम किया। इनको ये नहीं पता है कि 2 मरते हमारी सरकार बनी महागठबंधन की, 2015 में और 2022 में। 2015 में अभी ये गिना रहे थे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कौशल प्रोग्राम की बात कर रही थी, वो जब महागठबंधन की सरकार थी तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप नीति, बेरोजगारी भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सारे सुन लीजिए बात को प्रतिभा जी, थोड़ा सा सुन लीजिए ना। इसके अलावा जो 17 साल की जो आपकी सरकार है, नहीं, वो जो 17 साल की आपकी सरकार रही, जो एनडीए की सरकार रही, आप बतलाइए ना कि उसमें आपने क्या करने का काम किया। मैं राहुल जी से पूछ लेती हूँ। राहुल जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राहुल जी, राहुल देव जी, सब कुछ तो जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, मतलब जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए थे, सरकार बना ली थी, कह रहे सारा काम तो तभी हुआ। तो इतने सालों से आप लोग क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर, आप लोगों नीतीश कुमार? देखिए, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी का 2 बार कृपा रहा तेजस्वी यादव जी पर कि 2 बार डिप्टी सीएम बन गए, और आदरणीय लालू प्रसाद जी पर भी कृपा भाजपा नहीं किया कि पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। तो ये जो बार बार ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ही कार्यकाल में, ये बार बार बोलते हैं कि बस उसी पे काम हुआ, 5 लाख नौकरी का जो हमेशा रोजगार का जो झांसा देते हैं। तो पहली बात की 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही बहाल कर रखा था, और उनको सर्टिफिकेट बांटने का टाइम आया तब सरकार बदल गई थी, और उसी का सर्टिफिकेट का जब वितरण हो रहा था उसी समय तेजस्वी यादव जी भी मंच पे डिप्टी सीएम के नाते चढ़े और उस चीज को अपने में गिनवाने लगे। अरे भाई, आप पथ निर्माण मंत्री थे, आपने अपने विभाग में कितनी नौकरियां दी? आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आप स्वास्थ्य मंत्रालय में कितनी नौकरियां दी 17 महीना में? ये बताइए ना। और आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं प्रमोद जी कि अभी विकास नहीं हो रहा है, अभी आपको 4 नया ब्रिज मिल जाएगा, 1 महीना 2 महीना के अंदर उद्घाटन होने वाला है। चुनाव से पहले आप मेट्रो ट्रेन का सफर कर लीजिएगा। गंगा नदी पे जेपी से तू जो ब्रिज बना देखिए जाके, 4था फेज शुरू हो गया, बख्तियारपुर जाने वालों का काम आसान हो गया। अभी 6 लेन कच्ची दरगाह से बिदुपुर उद्घाटन होने वाला है। मोकामा वाला ब्रिज उद्घाटन के लिए पलायन नहीं रोका आपने? पलायन बिल्कुल रुका हुआ है। कैसे रुका है बताइए? आप कल परसों का न्यूज है कि देखिए भाई, नौबतपुर बिहटा के तरफ पूरा न्यूज आया है, उधर डेवलपमेंट का न्यूज आ रहा है। पलायन बिल्कुल रुकेगा। रुकेगा? इस बार रुकेगा? कैसे रुकेगा और कब रुकेगा? इतने वक्त से तो आपकी सरकार है। पहली बात। दूसरी बात, बेरोजगारी जो है, युवा प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं कि देखिए हमें तो रोजगार नहीं मिल रहा। प्रदर्शन करने को मजबूर हो, वो बीपीएससी वाले जो हुए थे उनका कुछ गड़बड़ हुआ था, वो बेरोजगारी की वजह से नहीं हुआ था मैडम, वो रिजल्ट में गड़बड़ हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें 19-20 हुआ, उसके लिए प्रदर्शन हुआ था, बेरोजगारी के लिए नहीं हुआ था। और बिहार में युवा जो है वो कितना परेशान है, ये बताने की जरूरत नहीं है प्रमोद जी। युवा परेशान नहीं है क्या? रोजगार मिल रहा है क्या? देखिए ना, अपने मांगों को लेकर के जब अभ्यर्थी उतरते हैं तो ये पहला राज्य बिहार है जहां एक ही अभ्यर्थी को 3-3 बार जो है प्रशासन के द्वारा मारा पीटा जाता है। ये भी देखने का काम किया। अभी विकास की बातें कर रहे थे राहुल देव जी और पुल पुलिया की बात कर रहे थे,
तो आप लोगों ने देखा, पूरा बिहार और पूरा देश देखने का काम किया कि एक सर, वो पखवाड़े आपके के कार्यकाल में जो भीतर निर्मित पुल था वो धराशायी हुआ था समाधि सर। लेने का काम किया था। नए नए सर, वो रोड का आरजेडी निर्माण द्वारा कर निर्मित पुल किए के और कार्यकाल में जो ब्रिज था मॉनसून उनका की धराशायी पहली होने का बारिश खबर में आया ही था सर। सारे जो है सड़क जो है बह जाने का काम हुआ। ये वो राज्य सर, वो बिहार आप है, ही के इसको कार्यकाल में, आप ही समझने के की बात सरकार है। में और जो ये हुआ था कहते उसी का। हैं पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। अरे जब इनके जो वायदा जो है 2014 से केंद्र में इनकी सरकार है, मैंने तो गिनाया ना कि मनरेगा का भी पैसा जो है वो केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है बिहार को। ये जब महागठबंधन के साथ रहते हैं तो बिहार से डिमांड करते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन जब केंद्र सरकार के साथ गठबंधन में चले जाते हैं तो ये मांग तक नहीं कर पाते हैं कि बिहार को जो उनका वाजिब हक है। आप देखिए ना, एक छोटी सी बात नेहा जी बता रहे हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बिहार में जगह उपलब्ध करा दिया गया था चनपटिया में, लेकिन मेगा टेक्सटाइल पार्क दूसरे राज्यों को दिया गया, बिहार को नहीं दिया गया। 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्यों को दिया गया, बिहार को नहीं दिया गया। बिहार में 10%, देश की 10% आबादी जो है वो बिहार में निवास करती है। तो क्या दिक्कत है भाई, बिहार को आप क्यों इस प्रकार क्या ले पा रहे हैं प्रतिभा जी? सर, बताइए। मैं राहुल जी आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ। मैं प्रतिभा जी से जवाब ले लूं पहले कि ये ले क्या पा रहे हैं, दरअसल ये बताइए। नहीं, बिहार को क्या नहीं मिल रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता। जो इतनी कमियां गिनाते हैं भाई प्रमोद जी, जब आप सड़कों पे चलते होंगे तब आपको अच्छा लगता होगा और आपको खुद पता चलता होगा कि आपके राज्य में क्या इस तरह की सड़कें थी बिहार में। जब आप 24 घंटे बिजली का हवा खाते हैं, मुद्दों को मैं उठा रहा हूँ प्रतिभा जी, उस पर आप जवाब दीजिए ना कि नहीं प्रमोद जी, बिहार की हकमारी हो रही है। जब 85 केंद्रीय विद्यालय दूसरे राज्य को दिया जाता है तो बिहार को क्यों नहीं मिलता? एक पटना यूनिवर्सिटी को, नहीं एक सेकंड सुन लीजिए, एक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए अनुनय विनय मुख्यमंत्री करते हैं प्रधानमंत्री से, वो तो पूरा नहीं हो पाता है। आप कह रही है कि क्या नहीं मिल रहा है? अगर मिल रहा होता तो आज बिहार भी दूसरे अग्रणी राज्यों के साथ शुमार हो गया रहता ना, अंतिम पंक्ति पे खड़ा नहीं होता। सुन लीजिए, आज बिहार वो राज्य बना है जहां पूरे देश के खिलाड़ी आकर खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला गया, आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मैंने तो बतलाया ना कि स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे नेता ने देने का काम किया। खोले जा रहे हैं, आप उसकी नहीं बताइए ना, केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं मिल पाए, विद्यालय क्यों नहीं मिल पाए? लेकिन आपके नेता ने, नहीं मैं वही इनसे पूछ रही हूँ, मैं बता रही हूँ नेहा जी जो आप सवाल कर रही हैं। जब इनके नेता ने 17 महीने के काल में पूरे बिहार के डेवलपमेंट का काम कर दिया, सिर्फ एक पलायन नहीं रोका, जिस पलायन के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जब बिहार के लोगों को हम लोग नौकरी देने का काम कर रहे थे तो ये बिहार की दिशा में उसी पलायन को रोकने का ही हम लोग काम कर रहे थे ना। कि जो रिक्त पद खाली पड़ा हुआ था, 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था, जब हम उसको भरेंगे वो 4.5 लाख 5 लाख जो सरकारी हम लोग नौकरी देने का काम किए। प्रमोद जी ठीक है, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं एक एक करके रखिए ना बात को। राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। रुक जाइए प्रमोद जी, आप पलायन रोकने की बात करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार बिहार से बाहर रहता है। बिहार पे जब आपदा आती है तो तेजस्वी जी आपके लंदन में छुट्टी मनाते रहते हैं। आप पलायन रोकने की बात करते हैं और आप बोलते हैं कि केंद्र सरकार बिहार को कुछ नहीं दिया है। मधुबनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13,480 करोड़ से भी अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आपको एयरपोर्ट बिहार में भी लगभग 9 जगह पे एयरपोर्ट का काम चल रहा है। आप कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। अभी परसों घोषणा हुआ है कि ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत ग्रामीण में जितने भी सड़क टूटे फूटे हुए हैं आपको बरसात से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं होता है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, हर जगह पे विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री तो बिहार को भर भर के दे रहे हैं। ये बात तो विपक्ष मानने को तैयार है। आप ही के विपक्ष के अखिलेश यादव जी इस बात को मानते हैं, आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? आगामी चुनाव में सब चिंता मत कीजिए, 4-5 महीनों में बिहार में चुनाव है, एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। और सर आपको बता दें कि 2010 से भी आप लोग का हालत खराब हो जाएगा। 30 सीट से नीचे आरजेडी को आना तय है। सरकार है, उसकी
विदाई होने जा चिंता रही मत है। कीजिए सर, अभी एनडीए सर्वदलीय की बैठक सरकार हुआ, है, आपने कुछ काम नहीं सर्वदलीय किया है, बैठक आपकी हुआ, विदाई होने जा रही है। पाकिस्तान पे जब सर्वदलीय बैठक प्रभु हुआ जी, ये आपके तब क्या बोलने से है नहीं होगा ना। कि यहाँ प्रत्यक्ष तो रूप से आप लोग सामने रहे और अप्रत्यक्ष रूप से ट्वीट करवाता रहा राष्ट्रीय जनता दल। के कार्यकाल में बिहार की जब जनता ने 5 बता लाख दिया से है। सरकार आप अभी कभी सरकार के करीब आएंगे क्या? तो 2020 में ही आप लोग अगर शासनादेश के बल पे सीटों को नहीं अगर हेरा अरे फेरी आदरणीय कराते तो नीतीश सरकार तो कुमार जी 2020 ने में ही बन गई। चलिए राष्ट्रीय देखिए, जनता वादे दल और दावे सर हर तरफ से किए जा रहे हैं। मैम आप लोग भी बहुत वादे और दावे कर रहे हैं, लेकिन अब बड़ा विषय ये है कि किसके वादे और दावों पर विश्वास किया जाता है। आरजेडी को गए सत्ता से एक लंबा वक्त हो चुका है, आप लोग लगातार शासन कर रहे हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं। अब वाकई देखने वाली बात है कि क्या आपके शासन को आम युवा पसंद कर रहे हैं, नहीं जनता पसंद कर रही है, नहीं, या फिर एक बार फिर से मौका देना चाहती है, नहीं, या नेहा फिर जी, कितना आप लोगों ने काम किया है, इसका पूरी तरह से जनता के पैमाने पर क्या आप लोगों का काम खरा उतरा है या नहीं उतरा है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तमाम दावे और वायदे तो मैम किए ही जा रहे हैं सर, किए ही जा रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कितना आपने काम किया है इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। अब जनता ही बताएगी अपना वोट की चोट जब देगी कि क्या वो सोचती है, क्या वो समझती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।